हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईएस क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम चैप्टर 21 बच्चों जो हमारा एक लास्ट चैप्टर बच्चों जो रह गया था उसका नाम है जनमत और दबाव समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहें, हम पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आपको भी बच्चों सिर्फ बोलना नहीं है, इस बार कर कर दिखाना है। और एनआईएस बोर्ड में बच्चों इस बार 95 मार्क्स आपको लेकर आने, और वो जब भी होगा जब आप लगातार बच्चों मेहनत करोगे। एग्ज़ाम की डेट आपकी बहुत पास आने वाली है और जल्द ही बच्चों आपका क्या है डेट शीट भी आ जाएगा, साथ ही साथ में हॉल टिकट भी आ जाएगा। अभी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। सिर्फ आपको बच्चों करना ही नहीं है, लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करना है। और दूसरी डाउट ये है बच्चों, कई सारे बच्चों को लगता है कि हमने कई सारे चैप्टर नहीं कराए बच्चों, तो जो आप चैप्टर्स बोल रहे हैं वो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करेंगे। उससे पहले बच्चों अगर आपने भी तैयारी अपनी सही गाइडेंस की तरह किया तो इस तरह बच्चों, जैसे ये हमारे स्टूडेंट जो है पॉलिटिकल साइंस में 93 मार्क्स लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं 80 में से 75 मार्क्स लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके 75 नहीं, 80 में से 79.5 मार्क्स आने चाहिए, यानी 80 में से 80 मार्क्स आने चाहिए। और ये जब होगा बच्चों जब आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे। आपके सिलेबस में देखो पॉलिटिकल साइंस 317 कोड नंबर, टीएमए में 40% आएंगे और जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें 60% आएंगे, यानी टोटल 22 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। लेसन 3, 4, 6, 8, 7, 9 बच्चों, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 और ये लास्ट चैप्टर बच्चों जो मैंने नहीं कराया था 21। उसके बाद 23, 24, 25 ह्यूमन राइट्स भी बच्चों करा दिया। कई सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने नहीं कराया, एक बार प्लेलिस्ट में देखना बच्चों। 26 और 28 भी बच्चों करा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे या तो ये वाले 2 चैप्टर आप कर लो बच्चों, या तो इनको कर लो। तो मैंने 30 और 31 ये दोनों चैप्टर करा दिए बच्चों, इनको मैंने नहीं कराया। आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना, सारे चैप्टर्स नहीं करने, बस जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे बच्चों वही करने। ये चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में बच्चों आ नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमें सिलेबस के अनुसार चलना है और सिलेबस देखकर ही बच्चों आगे बढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से बच्चों कुछ नहीं होगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आपने ये चैप्टर नहीं कराया, 17 नहीं कराया है ना, 27 नहीं कराया, तो वो चैप्टर्स बच्चों एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं आपके। आइए बच्चों शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जनमत और दबाव समूह बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है। अब जनमत किसे कहते हैं बेटा, आपके एग्ज़ाम में आता है। जनमत का अर्थ होता है कि समाज या देश के लोग की सामूहिक राय क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, उसे जनमत कहते हैं कि देश के लोग क्या चीज़ सोचते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। और ये राय बच्चों मीडिया के द्वारा, बहस के द्वारा, जन आंदोलन के द्वारा लोग अपनी राय को व्यक्त करते हैं। लेकिन बच्चों जो जनमत होती है ना, उसमें लोगों की सामूहिक राय होती है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास जनमत होना चाहिए। लेकिन जो दबाव समूह होता है बच्चों वो अलग होता है। दबाव समूह का अपना एक विशेष उद्देश्य होता है, इसके लिए बनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। दबाव समूह कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, जनमत बच्चों हमेशा होता है। अगर आपसे पूछें कि लोगों के विचार और उनकी रुचियाँ आकांक्षाएं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ होती है बच्चों, यानी लोगों के क्या विचार हैं, इसी की वजह से लोकतांत्रिक सरकार बच्चों क्या है काम करती है। कई सारी संस्थाएं हैं बच्चों, तुमने उनके बारे में सुना होगा, जिनके अपने विशेष हित होते हैं और जो सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों और उसको लागू कराने जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो बच्चों सरकार ने किसी एक संस्था के लिए एक कानून बनाया, अब उसको पसंद नहीं आया बच्चों, तो वो दबाव समूह का काम करेगी और सरकार पे दबाव बनाएगी कि वो उस नीतियों को लागू कराने से बच्चों रुकवाएगी। समूह और संघों को ही दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। जो इस प्रकार के समूह जो सरकार पे दबाव बनाते हैं कि नीतियों को बनाओ या नीतियों को वापस ले लो, उन्हीं को दबाव समूह कहते हैं। जनता के प्रतिनिधि करने वाले सरकार जनता के द्वारा व्यक्त किए गए जनमत के आधार पर बच्चों शासन चलाते हैं। ऐसी कोई भी सरकार नहीं होती बच्चों जो बिना जनमत के सरकार चलाए, ये बात ध्यान रखना। लोग कैसा सोचते हैं सरकार वैसी ही नीतियाँ बनाती है बच्चों, सरकार अपनी मन मर्जी से कोई भी काम नहीं करती है। वास्तव में लोकतंत्र की को शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है, यानी जनता ही सर्वप्रमुख होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जनहित के मुद्दों को सरकार हमेशा स्वागत करती है बच्चों। वास्तव में कोई भी शासन प्रणाली चाहे वो लोकतांत्रिक हो
हो या कोई और हो, जनमत या दबाव समूहों को बच्चों नज़रअंदाज कर शासन नहीं कर सकती है बच्चों। प्रत्येक सरकार जनता की भावनाओं का जो है सम्मान करती है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उनके मुद्दों को भी बच्चों सरकार जानती है और उनके मुद्दों के लिए नीतियाँ बनाती है बच्चों, ध्यान रखना। प्रत्येक शासन प्रणाली में बच्चों जनमत और दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे वो अन्य सामाजिक प्रणाली हो, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है जानना कि जनमत का अर्थ क्या है। किसी समाज या देश के लोगों की बच्चों सामूहिक राय या विचार क्या है, उसी को हम जनमत कहते हैं। और ये लोकतांत्रिक देश के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो जनमत क्या है कि लोगों की राय क्या है। अब इस पाठ को पढ़ने के उद्देश्य क्या है बच्चों, तो इसमें हम जनमत के अर्थ के बारे में जानेंगे और जनमत की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो जनमत का अर्थ मैंने बच्चों आपको बता दिया, जनमत का मतलब होता है लोगों की राय। अब एक आता है बच्चों जनमत की क्या है विशेषताएं, क्या क्या चीज़ होती हैं, जनमत का महत्व क्या है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है जनमत की भूमिका और महत्व के बारे में। जनमत के निर्माण में सहायक कई सारी एजेंसियां होती है बच्चों, उनके बारे में पढ़ेंगे। जनमत स्वस्थ जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं क्या हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में क्या अंतर है, भारत के संदर्भ में जनमत और दबाव समूह को जानेंगे और भारत में दबाव समूह के महत्व के बारे में जानेंगे। ये जो उद्देश्य होता है ना बच्चों, यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इस चैप्टर का अगर आपने बेस क्लियर कर लिया कि दबाव समूह क्या है, जनमत क्या है, दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से, कोई भी क्वेश्चन बच्चों इससे बाहर आने वाला नहीं है। अब बच्चों आता है जनमत का अर्थ किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। मैंने बता दिया बच्चों जनमत का अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि साधारणतः जनता जनसामान्य के विचार और उसकी अभिव्यक्ति को जनमत माना जाता है। यानी जो एक आम जनता होती है बच्चों, उसके विचार क्या हैं, जनता के विचार क्या है, उसी को जनमत माना जाता है। लेकिन जनता का मतलब क्या होता है बच्चों, जनता का अभिप्राय लोग नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को हम जनता नहीं कह सकते बच्चों। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में कई प्रकार की जनता होती है, यानी जनता की अलग अलग सोच होती है। समान मत व विचार वाले लोगों की संख्या मिलकर किसी भी समरस जनता का निर्माण नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि जनता तो कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके समान विचार है बच्चों उनको जनता कहते हैं। जनता कुछ लोगों की कोई स्थायी सभा या समिति नहीं होती है बच्चों। जनता समाज के ऐसे वर्ग को कहते हैं जिसके पास जो है बच्चों, जिनके क्या होते हैं समान हित होते हैं, जो जनसाधारण से जुड़े मुद्दों पर इस वर्ग के विचार और मत एक जैसे होते हैं, उन्हें जनता कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यानी जनता, यहाँ पे मैंने बताया था ना, जनता का मतलब कि जिनके समान विचार होते हैं उन्हें जनता कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जनमत किसे कहते हैं बच्चों, जनमत का मतलब होता है कि समाज यानी जनता, देश के लोगों की जो सामूहिक राय और विचार होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जनमत कहते हैं। अब बच्चों जनमत की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे जनमत की विशेषताएं क्या है कि लोकतंत्र का आधार होता है जनमत। पहला कि जनमत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है बच्चों। दूसरा, नीतियों को प्रभावित करती है जनमत, सरकार को जवाबदेही बनाती है। सरकार बच्चों बिना जवाबदेही के कार्य नहीं कर सकती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होती है, कई प्रकार के परिवर्तन भी करती है बच्चों, कौन, जनमत करती है। और सरकार की नीतियों को जवाबदेह तय करती है, मतलब जनमत का ध्यान रखती है। सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो जनमत का बच्चों ध्यान रखेगी। सामूहिक राय होती है जनमत में, और जनमत में क्या होता है बच्चों, गतिशीलता होती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जनमत समाज के सभी लोगों का मत हो। तो जनमत जरूरी नहीं है बच्चों कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, पर हाँ अधिकतम लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जनमत करता है। ये बहुमत का भी मत नहीं है। समाज में कई प्रकार के बच्चों लोग होते हैं, इसी कारण से उनके विचार और उनकी समस्याएं अलग अलग होती है। जनमत आवश्यक रूप से मत की विविधता को दर्शाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जनमत किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से नहीं बनता, भले ही वे समाज के कोई सम्माननीय व्यक्ति क्यों ना। ये बात ध्यान रखना बच्चों। जैसे मान लो कोई समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, अब उसने जो बात कह दी इसका मतलब ये नहीं कि उससे जनमत बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जनमत किसी व्यक्ति के विचार नहीं होते। जनमत बच्चों किसी का निजी मत नहीं होता है। जनमत समाज के किसी एक विशेषज्ञ का मत नहीं होता, जबकि जनमत क्या होता है, सभी लोगों का यानी जनता का मत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनमत कहते हैं, जो सामूहिक राय होती है। कोई एक व्यक्ति बच्चों जनमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तविक रूप से इसे ही जनता के विचार कहते हैं। यह ना तो कोई
प्रचार पद्धति है और ना ही जनसंपर्क का कोई तरीका है। यानी जनमत क्या है बच्चों, जनमत का अर्थ होता है कि लोगों की राय क्या है, सामूहिक राय क्या है। जनमत की विशेषता में बच्चों आएगा कि ये लोकतंत्र का आधार है, होना चाहिए जनमत। नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार जनमत को देखकर ही नीतियाँ बनाती है। सरकार जवाबदेह होती है जनमत के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होता है ना। मीडिया और संचार का प्रभाव भी होता है जनमत में। सामूहिक राय होती है और जनमत में क्या होती है बच्चों, गतिशीलता होती है। अब इसमें जनमत की बच्चों कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। यहाँ पे बच्चों इसका प्रिंट जो है सही नहीं आया है, पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अपनी बुक में आप एक बार देखोगे तो यहाँ लिखा है कि जनमत सर्वसम्मति से लिया गया मत या विचार नहीं होता है बच्चों, बल्कि यह तो किसी मुद्दे पर सामान्य सहमति को दर्शाता है। या आप जनमत की विशेषताओं में बच्चों ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप याद कर लेना। तो जनमत जनता की राय यानी विचार और क्या चीज़ है वो समझ गए होंगे। अब बच्चों इससे रिलेटेड पाठगत प्रश्न आता है कि जनता समाज का एक ऐसा वर्ग है जो देश अधिकारों का प्रयोग करती है। तो समान अधिकारों का प्रयोग करती है। जनमत समाज के किसी एक वर्ग या कई वर्गों से जुड़े मुद्दों पर देश विचार दृष्टिकोण को कहते हैं। तो व्यवस्थित बच्चों जो व्यवस्थित होता है और ठीक ढंग से सोचे समझे विचार होते हैं उसे कहते हैं। जनमत सर्वसम्मति से लिया गया मत या विचार होता है या नहीं होता है, तो ये होता है बच्चों। जनमत का कोई निश्चित स्थान या क्षेत्र नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, जनमत कहीं पे भी बन सकता है। दूसरा आता है बच्चों जनमत का महत्व और उसकी भूमिका के बारे में। इससे पहले इसका बेस क्या है बच्चों, तो शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक संचार को बनाए रखने के लिए जनमत को एक आवश्यक तत्व समझा जाता है। यानी जब भी शासन प्रणाली जवाबदेह बनेगा, जनमत बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि सरकार जो है जवाबदेही से हट न सके। जनमत नागरिकों के विचारों की अभिव्यक्ति को ही कहते हैं, यानी नागरिक के विचार को जनमत कहते हैं। कोई भी सरकार इन जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती है ना। एक स्वस्थ और प्रभावशाली जनमत तानाशाही सरकार की भी बच्चों कमर तोड़ सकती है, ये बात ध्यान रखना। और लोकतांत्रिक सरकार में तो बच्चों जनता की सरकार होती है और इसमें जनता के विचारों का बच्चों सम्मान किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में तो जनमत की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए जनमत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जनमत की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक लक्ष्य को साकार करने के लिए जनमत की प्रासंगिकता को इनकार नहीं किया जा सकता है। जनमत जरूरी है बच्चों। जनमत नागरिकों में जागरूकता लाता है और उन्हें उनसे जुड़े मुद्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से जांचने और परखने का अवसर भी देता है। अब जनमत के महत्व और उसकी भूमिका के लिए बच्चों हम निम्नलिखित पॉइंट्स में कर सकते हैं, लेकिन हम इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं बच्चों कि जनमत के महत्व क्या क्या हैं। तो जनमत का महत्व क्या है बच्चों, पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन की सफलता। इसका मतलब होता है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की राय के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के पीछे किसका हाथ है बच्चों, जनमत का है। दूसरा है जनमत ही जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी नागरिक को देश की राजनीति और प्रशासन में जुड़ने का मौका मिलता है जनमत के द्वारा। तीसरा आता है बच्चों अन्याय व दमन के खिलाफ एक हथियार होता है जनमत, यानी जब सरकार तानाशाही प्रवृत्ति अपना लेगी ना तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते कैसे, जनमत के द्वारा। चौथा आता है बच्चों कि सरकार का पथ प्रदर्शक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार का पथ प्रदर्शक है। नीतियों के निर्माण में जनमत सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है, यानी सामान्य तौर पर सरकार उस जनादेश के आधार पर काम करती है जो उसे चुनाव के दौरान मिले थे। यानी चुनाव के दौरान सरकार ने जो वादा किए थे उसी के आधार पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सरकारों का चुनाव करते हैं। तो सरकार का पथ प्रदर्शक करने का काम कौन करती है, जनमत करती है। वादों को पूरा करके उन्हें जीतने का प्रयास करती है बच्चों, ध्यान रखना। कानून निर्माण में भी सहायक कौन है, जनमत है। जैसे कि बच्चों जनमत हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखती है, इसलिए सरकार जनहित में कानून बनाते समय इसका विशेष महत्व दिया जाता है बच्चों। बहुत से मुद्दों पर सरकारी नीतियां निरपवाद रूप से जनमत के द्वारा प्रभावित होती है। मौजूदा स्थिति में कैसे कानून बनाया जाए इस पर भी बच्चों जनमत ही डिसाइड करता है। साथ ही साथ में जनमत एक प्रहरी के रूप में काम करता है। जैसे जनमत एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, यह सरकार पर बच्चों नियंत्रण बनाए रखता है और उसे जो अनुत्तरदायी यानी सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है बच्चों, उसको रोकता है। सरकार की गलत नीति जो सरकार बनाती है ना उसकी आलोचना करता है बच्चों और उसे हर समय सतर्क बनाए रखता है, इसलिए ये प्रहरी के रूप में काम करता है। अधिकारों और स्वतंत्रता का बच्चों क्या है, रक्षा के बच्चों। जनमत नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में भी बहुत ज़्यादा काम करता है, ये बात ध्यान रखना। और जनमत ने इसके बारे में सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आपने देखा बच्चों कि जनमत की भूमिका और महत्व आया तो ये लिख देना। लोकतांत्रिक शासन की सफलता, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना,
अन्याय व दमन के खिलाफ हथियार है, सरकार का पथ प्रदर्शक है, कानून निर्माण में सहायक है और अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षक है। ये बात ध्यान रखना। जनमत किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और प्रशासन के संचालन के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जनमत नहीं होगा तो सरकार बच्चों क्या करेगी, अपने मन मर्जी का काम करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में जनमत का निर्माण होने लगा है। विश्व स्तर पर भी अब बच्चों जनमत का महत्व धीरे धीरे बढ़ गया है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जनमत से प्रभावित होने लगे। जैसे आज आपको पता है बच्चों, भूमंडलीकरण के दौर में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता और उसकी सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी बातें, नस्ल धर्म, लिंग के आधार पर बच्चों जो भेदभाव हो रहा है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए, आतंकवाद आदि मुद्दों पे बच्चों समाज के लोग एक हुए बच्चों और इसको उत्तरदायी बनाया गया है। ये बात ध्यान रखना। अब सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय जनमत से भी सतर्क हो गई है। दरअसल कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती है। अब आता है बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न 21.2। जैसे नीति निर्धारण और कानून निर्माण के संदर्भ में सरकार देश को बहुत महत्व देती है। किसको? जनमत को महत्व दिया जाता है। और जनमत होता क्या है बच्चों? सामान्य भाषा में जनता की राय को जनमत कहते हैं। जनमत सरकार के प्रति एक प्रहरी के रूप में बच्चों काम करता है। सरकार आज अंतर्राष्ट्रीय जनमत के प्रति सतर्क है, ध्यान रखना। सरकार आसानी से जनमत की अवहेलना कर सकती है बच्चों, तो ये गलत है, नहीं कर सकती। जनमत सरकार को मनमाने कार्य से रोकती है, सही बात है। अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में जनमत का कोई प्रभाव नहीं होता बच्चों, गलत है, बहुत प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जनमत द्वारा प्रभावित होते हैं, आज होने लगे हैं बच्चों, तो ये भी सत्य है। अगला आता है बच्चों आपका कि जनमत की निर्माण। जनमत का निर्माण बच्चों, जनमत के निर्माण की कोई निश्चित स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती है। जब भी जनसामान्य से जुड़े कोई भी मुद्दा आता है तो बच्चों और समाज के सभी वर्ग अपना अपना मत व्यक्त करते हैं और इसी से बच्चों आगे चलकर क्या होता है, जनमत बन जाता है बच्चों, ध्यान रखना है। ऐसे बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जो जनमत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ हम बच्चों जनमत के निर्माण की मुख्य एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली एजेंसी है बच्चों राजनीतिक सामाजिकरण, दूसरा है प्रेस, तीसरा है बच्चों रेडियो टेलीविज़न भी जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा आता है बच्चों सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर जनसभाएं आ गई, जनमत सर्वेक्षण होता है बच्चों, और कई सारे शैक्षणिक संस्थान क्या करते हैं, जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाते हैं। अब जनमत निर्माण मतलब कि जनमत बनता कैसे है बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि जनमत का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला आता है बच्चों राजनीतिक सामाजिकरण। सामाजिकरण बच्चों अगर आपके पास सोशलॉजी है तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ सीखते हैं तो उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण ये पहला आएगा बच्चों, ये आपको पॉइंट्स याद करना है। राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी मूल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक मुद्दे के प्रति सजग हो जाता है, यानी राजनीति के बारे में उसको समझ आ जाती है बच्चों, उसको ज्ञान हो जाता है, उसे राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। जो हमारे वहाँ प्रत्येक मनुष्य परिवार, पड़ोस और अलग अलग क्षेत्र में पलता है और बढ़ता है बच्चों, और इसी की वजह से उसको राजनीति के प्रति व्यवहार, मान्यता और मूल्य निर्धारण में इनके समूह में ही हो जाता है। और व्यक्तित्व के निर्माण और चारित्रिक विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार और मित्र समूहों का होता है। परिवार और मित्र समूह से व्यक्ति ज़्यादा सीखता है बच्चों। ये समूह ही किसी व्यक्ति के निजी विचार और दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं कि आगे चलकर वो सोचेगा कैसे बच्चों, मनुष्य आगे चलकर व्यवहार कैसे करेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा परिवार, मित्र और क्रीड़ा क्षेत्र कैसा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष राजनीतिक मुद्दों के प्रति विचार और प्रतिक्रियाएं निश्चित हो जाती है, तो इसी को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। ये जनमत निर्माण की बच्चों पहली प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको कुछ एजेंसीज हैं, जैसे प्रेस हो गया, रेडियो टेलीविज़न हो गया, सिनेमा, जनसभा, राजनीतिक दल, राजनीतिक सामाजिकरण, जनमत सर्वेक्षण, शैक्षिक संस्थान। दूसरा आता है बच्चों प्रेस। अब हम जानेंगे बच्चों कि मीडिया या प्रेस की क्या भूमिका होती है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, इसमें जनमत को प्रभावित करने की बच्चों बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति होती है, ये ध्यान रखना। जैसे यदि हम प्रेस की बात करें बच्चों तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्पलेट, इश्तेहार आदि प्रिंट मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको प्रिंट किया जाता है बच्चों। प्रेस और प्रिंट मीडिया संसार में घटने वाली सारी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को जो लोग पढ़े लिखे बच्चों उनको उसके बारे में अवगत कराते हैं।
ये समसामयिक यानी अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में प्रेस एक पहरेदार के रूप में काम करता है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नीतियों तक को जनता तक पहुंचाता है। बच्चों ध्यान रखना, प्रेस के माध्यम से जब जनता अपने लेख और टिप्पणी से सरकार के कार्य की आलोचना भी करती है और सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको सराहना भी करती है। ध्यान रखना, इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रेस सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा सरकार स्वयं भी अपनी नीतियों के बारे में बताने के लिए प्रेस का इस्तेमाल करती है। ध्यान रखना, तो दूसरा था बच्चों। तीसरा आता है आपका कि रेडियो और टेलीविज़न। मैंने बताया कि रेडियो और टेलीविज़न ने भी बच्चों जनमत को प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब यानी छाया के रूप में काम करते हैं। बच्चों प्रिंट मीडिया का जो समाज है वो केवल शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो और टेलीविज़न आते हैं इसके द्वारा बच्चों अशिक्षित वर्ग के विषय में भी लोगों ने जानकारी बच्चों उनकी बढ़ी है और उनके विचारों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं बच्चों। ऑडियो विजुअल मीडिया का प्रयोग एक ऐसे सशक्त माध्यम के रूप में किया जाता है जो हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों से मुक्त सामाजिक रूपांतरण और नई नई सामाजिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करने लगी। यानी रेडियो और टेलीविज़न से ये लोगों में जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों पर भी लोगों को शिक्षित करती है कि उनसे बचना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अपने भावनाओं और विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। तीसरा आता है बच्चों सिनेमा। तो सिनेमा मनोरंजन और जागरूकता लाने के लिए एक पारंपरिक माध्यम रहा है पहले से। सिनेमा लोगों की कलात्मक और अभिरुचियों और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये क्या करता है बच्चों, सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पे के नए विचार और प्रतिमानों का भी ध्यान रखता है। फीचर फिल्म हो गया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गया, ये लोगों की मानसिकता पर स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। यानी सिनेमा का प्रभाव बच्चों लोगों की मानसिकता पे भी पड़ता है। ये दृश्य श्रव्य प्रक्रिया अशिक्षित लोगों को भी प्रभावित कर देती है। उसके बाद आता है बच्चों सार्वजनिक सभाएं, यानी लोग अपने जनमत को बढ़ावा देने के लिए सभाएं करते हैं बच्चों, नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए जनमत को आकार प्रदान करने के लिए लोग सभाएं करती हैं ताकि जनमत बहुत प्रभावशाली हो बच्चों। बड़ी संख्या में लोग भाषण देते हैं, सेमिनार करते हैं, विचार गोष्ठियाँ करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, सम्मेलन करते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों राजनीतिक दल और उनके क्रियाकलाप के द्वारा भी जनमत का निर्माण होता है। जैसे राजनीतिक दल और उनके नेता क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और जनता की राय को प्रभावित कर देते हैं। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करती है और उसे संगठित भी करती है। इन्हें जनमत को लामबद्ध करने वाला भी कहा जाता है। किसको? राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल लोगों को सार्वजनिक मुद्दों से अवगत कराते हैं, न सिर्फ अवगत कराते हैं बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को राजनीतिक रूप से सतर्क भी करना है ताकि लोग सार्वजनिक समस्याओं के विषय में सोचें। और राजनीतिक दल जनमत की अपेक्षा अपने पक्ष में करने के लिए पत्रिकाएं, पैम्पलेट, इश्तिहार, घोषणा पत्र ये सभी लागू करते हैं, बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों जनमत सर्वेक्षण भी करा सकते हैं। जनमत सर्वेक्षण का मतलब होता है, आपने देखा होगा बच्चों, एग्जिट पोल कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, बात ध्यान रखना। हालांकि कभी कभी जो जनमत सर्वेक्षण एग्जिट पोल है वो गलत भी हो जाता है। जनमत सर्वेक्षण बच्चों समय का रुझान यानी झुकाव दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह चुनाव होता है, उसके बाद में एग्जिट पोल आते हैं। और एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनता क्या सोचती है, यानी जनमत सर्वेक्षण। लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विषय पे जनता के व्यवहार और उसके विचारों के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करता है। सामान्यतः इनका संचालन बच्चों बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जो जनसंख्या के बहुत सारे बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में जनमत के रुझान और उसके मूल्यांकन में जनमत सर्वेक्षण एक बहुत ज़्यादा उपयोगी है बच्चों, लोकप्रिय माध्यम बन गया। बहुत से अवसर पर जब मतगणना होती है ना, उससे पहले बच्चों जनमत सर्वेक्षण किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों शिक्षण संस्थान। बच्चों शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, साहित्यिक मंडल, इन सभी विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, इन सभी को शामिल किया जाता है किसमें? शिक्षण संस्थान में। और यहाँ पे बच्चों जो किशोर जनसंख्या है वो जाकर मतलब सीखते हैं। अब आपको पता है बच्चों जो किशोर जनसंख्या होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है। किशोर जनसंख्या में ही लोग सबसे ज़्यादा बच्चों क्या है भटक सकते हैं और ये जल्दी ही किसी भी विचार से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए किशोरों को सही प्रकार प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है।
कई सारे प्रसिद्ध नेतागण, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद उनकी नेतृत्व क्षमता को आकार प्रदान करने में बाद में सहायता करते हैं और वाद विवाद, विचार विमर्श, सेमिनार आदि के माध्यम से जनमत का निर्माण करने में सहायक होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पाठ्यक्रम के साथ साथ कई सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे नाटक, विचार गोष्ठियाँ, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, ये सभी छात्रों को महत्वपूर्ण रूप से सिखाया जाता है। लेकिन जनमत के प्रयोग की बच्चों कुछ सीमाएं भी होती है। बच्चों ध्यान रखना, जैसे ऐसा माना जाता है कि जनता स्थानीय और राष्ट्रीय मामलों में रुचि लेती है। जनता मोटे तौर पे ठीक ठाक जानकारी रखती है, इसी कारण से वह बुद्धि व तर्क के आधार पर सोचती है और तर्क संगत अब निर्णय लेनी गई है। जनता का जो मत होता है बच्चों, चुनाव के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। और आधुनिक समाज में बच्चों लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, सोचते हैं और अपनी एक एक बातों पे बच्चों विचार करते हैं, बात ध्यान रखना। अब कुछ प्रश्न आता है बच्चों इसमें, यहाँ पर ऊपर बस यही मैंने बच्चों कि जनमत का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जनमत निर्माण की इन एजेंसियों के बारे में यदि आपने कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। एजेंसियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद करना, बाकी बना कर आप अपने एग्जाम में लिख कर चले आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। कुछ बच्चों प्रश्न क्या हैं देखिए, घर और परिवार ऐसी औपचारिक एजेंसी हैं जो जनमत को प्रभावित करती हैं, तो सत्य है बच्चों। जनमत विचारों की विविधता को नहीं दर्शाता है, असत्य, विचारों की विविधता को दर्शाता है। किशोर जनसंख्या दूसरे के विचार से प्रभावित नहीं होते हैं, असत्य है बच्चों, प्रभावित हो जाते हैं। मतगणना सरकार के प्रति जनता की संतुष्टि को जांचने वाला एक बैरोमीटर है, सत्य है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करती है, ये भी सत्य है। जनता स्थायी और राष्ट्रीय मामलों में कोई रुचि नहीं लेती, असत्य है बच्चों, स्थायी और राष्ट्रीय मामलों में रुचि लेती है। टेलीविज़न और रेडियो देश जनता के विचारों को भी निर्धारित करने में, अब टेलीविज़न और रेडियो को बच्चों अशिक्षित जनता भी अच्छे से विचार उसमें से प्राप्त कर सकती है। सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का लोगों की मानसिकता पर देश प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है, बात ध्यान रखना। सार्वजनिक सभाएं वक्ता और देश के बीच निजी संपर्क स्थापित करती है, तो श्रोता के बीच में सार्वजनिक जो सभाएं होती है वो वक्ता और आता है बच्चों श्रोता जो सुनते हैं उनके बीच में संपर्क स्थापित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न आता है बच्चों, स्वस्थ जनमत निर्माण में आने वाली क्या क्या बाधाएं हैं। अब बच्चों जनमत तब तक लोगों के मतों और विचारों का सही प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा जब तक निम्नलिखित बाधाओं को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। यानी जनमत बच्चों आने से पहले उसमें कई सारी बाधाएं बच्चों ध्यान रखना। जैसे पहली बाधा क्या है, जागरूकता और शिक्षा की कमी है। कई लोग जागरूकता की कमी है बच्चों, कई लोग जो है स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे गलत धारणाएं फैल जाती है और अशिक्षा के कारण वैज्ञानिक तथ्य और शोधों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी लोगों में जागरूकता की कमी है। दूसरा आता है बच्चों गलत सूचना और अफवाहें होती है। सोशल मीडिया के आज ज़माने में बच्चों झूठी या भ्रामक अफवाह बहुत तेज़ी से फैल जाती है, जैसे टीकाकरण, दवा और इलाज से जुड़ी अफवाहें कोरोना महामारी के टाइम पे बच्चों फैल गई थी। धार्मिक बाधाएं भी होती हैं, है ना। स्वास्थ्य सेवाओं की बच्चों कमी है, सामाजिक असमानता है, समाज में कोई उच्च वर्ग का है, कई लोग निम्न वर्ग के हैं, लोगों का उदासीन रवैया, स्वतंत्र प्रेस और निर्धनता, ये बच्चों क्या है जनमत में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं। पहला है उदासीन रवैया, किसे कहते हैं बच्चों, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखना पसंद करते हैं बच्चों। वे सार्वजनिक मामलों में जल्दी रुचि नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, एक ही वोट तो है उनका। पर बच्चों हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों को उनको अपने देश में होने वाली इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता और उनके विकास के संबंध महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। हमें ये बात ध्यान रखना, यानी उदासीन रवैया को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा बच्चों जो निरक्षरता है उसको ख़त्म करना चाहिए। समाज के शिक्षित और प्रबुद्ध लोगों से ये आशा की जाती है कि वे अच्छे मतदाता और नागरिक बने। वहीं दूसरों जो अशिक्षित लोग हैं उनका ज्ञान सीमित हो और उनको भी राजनीतिक समस्याओं से अवगत कराएं। बच्चों ध्यान रखना, निरक्षरता के कारण पैदा होने वाले अज्ञान सामाजिक जीवन एक अभिशाप है। बच्चों ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों निर्धनता। निर्धन लोग राजनीति से परे रहते हैं, ये सच बात है बच्चों। सार्वजनिक मामलों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में ही बिजी रहते हैं। राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातों में आसानी से वो लोग आ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना वोट दे देते हैं और कई बार वो अपना वोट बेच भी देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, निर्धन और धनी के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए ताकि संपत्ति का न्यायोचित बंटवारा हो जाए। उसके बाद आता है बच्चों विभिन्न जाति व संप्रदायों के बीच में असंतुलन है। लोकतंत्र में लोगों और राजनीतिक दलों
के कारण जात पात और संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए हमें। उन्हें अपने आप को धर्म व संप्रदाय की संकीर्ण दीवारों के बीच में नहीं बांटना चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना। धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए और देश के अंदर सामाजिक सामंजस्य, स्वस्थ जनमत का निर्माण करना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। पूर्वाग्रह से मुक्त प्रेस होना चाहिए, विषयनिष्ठ होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रेस से हर प्रकार के भय से मुक्त मीडिया होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो ये सारी बाधाएं हैं बच्चों जो हमारे स्वस्थ जनमत निर्माण में हैं। आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं बच्चों, ये पॉइंट्स याद कर लेना, प्रैक्टिस करना। उसके बाद में आप तो एक्सप्लेनेशन सुन रखा है तो बना कर लिख सकते हैं। पाठगत प्रश्न आते हैं बच्चों के, एक स्वस्थ जनमत निर्माण में प्रेस को डैश और डैश होना चाहिए, तो निष्पक्ष और साथ ही साथ में स्वतंत्र होना चाहिए। अगर प्रेस निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है तो जनमत निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र में लोगों व राजनीतिक दलों को देश व देश जैसी भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए, तो जाति और संप्रदाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वस्थ जनमत का निर्माण आर्थिक रूप से देश समाज में होता है, तो संतुलित समाज में होता है, यानी जहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई ज़्यादा नहीं होती है। असंतुलित समाज में बच्चों स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता है। अब अगला आता है बच्चों दबाव समूह के बारे में। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दबाव समूह क्या है, जनमत क्या है, तो एक बार मैं दोबारा आपको इसके अंतर के बारे में बता देता हूँ। जनमत का मतलब होता है कि समाज के लोगों की जो राय होती है उसे जनमत कहते हैं, लेकिन दबाव समूह का मतलब होता है बच्चों, दबाव समूह का अर्थ होता है कि विशेष समूह, कोई विशेष समूह क्या सोचता है बच्चों तो उसके लिए है, यानी विशेष समूह की रक्षा के लिए बच्चों दबाव समूह बनाया जाता है और ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। जैसे दबाव समूह में आपने ट्रेड यूनियन देखा होगा, किसानों का संगठन देखा होगा, कई सारे एनजीओ हैं बच्चों, ये दबाव समूह है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और दबाव समूह क्या करते हैं बच्चों, ये लॉबिंग करते हैं, हड़ताल करते हैं, याचिका लगाते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखना ताकि इनकी बात मानी जाए। तो आप पढ़ चुके बच्चों की जनमत किस प्रकार सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। इसी तरह एक और संस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दबाव समूह के नाम से जानते हैं। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त समाज में कई सारे स्वयंसेवी समूह भी होते हैं जो जनता के हितों की रक्षा करते हैं। दबाव व हित समूह भी पूरी तरह से संगठित होते हैं, जिनके सार्वजनिक व सामाजिक हित होता है, यानी दबाव समूह का भी अपना एक हित होता है और सरकार इस हित के खिलाफ जाती है तो ये आंदोलन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, मीडिया में आलोचना करते हैं, है ना। सरकार की नीति निर्धारक प्रक्रिया को बाहरी तौर से बच्चों क्या करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। दबाव समूह की सदस्यता बच्चों स्वैच्छिक होती है, हम चाहे तो दबाव समूह के सदस्य बने, चाहे तो ना बने, और प्रत्येक देश में बच्चों दबाव समूह पाए जाते हैं। दबाव समूह विशेष समूह होता है जिनके लोगों का एक उद्देश्य होता है, इनका मकसद होता है। इन दबाव समूहों के कार्य बहुत ही सीमित व संकीर्ण होते हैं, जैसे इनका चरित्र बहुत ही औपचारिक, संकीर्ण और गैर मान्यता प्राप्त होता है बच्चों। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। दबाव समूह बच्चों कभी भी चुनाव नहीं लड़ता है बच्चों, बल्कि चुनाव में जो पार्टी खड़ी है उनको उन पर दबाव बनाता है कि वो उनके मतों का ध्यान रखें। ये अनेक तकनीकों और माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। इन सब के बावजूद भी ये देश की राजनीति में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब विभिन्न प्रकार की हमारे वहाँ दलीय प्रणाली और विभिन्न प्रकार के दबाव समूह की गतिविधियों को जन्म देते हैं। जैसे अलग अलग राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूह में कार्य करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इन्हें निम्नलिखित 5 घटकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ये 5 घटक है जिनके द्वारा दबाव समूह क्या करते हैं, काम करते हैं। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों दबाव समूह किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएँ, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों आपको मैंने थ्योरी पूरा पढ़ा दिया ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप कुछ भी छोड़ कर ना आए। दबाव समूह क्या है बच्चों, ये संगठित समूह है जो अपने सदस्य के हित की रक्षा करती है, उसे दबाव समूह कहते हैं। इनका मेन मकसद होता है अपने समूह के सदस्यों के हितों की रक्षा करना। ये सरकार व समाज पे बच्चों क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। दबाव समूह की विशेषता क्या है, ये राजनीतिक दल से अलग होते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, इनका हित होता है, ये राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं। ये विशेष हितों के लिए बनाए जाते हैं, ये सरकार पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। और दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और तानाशाही सरकार की स्थापना नहीं होने देते, ये बात ध्यान रखना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, दबाव समूह कहते हैं। यानी ये भी संगठित समूह होते हैं जो अपने सदस्य के विशेष हितों के लिए कार्य करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। और ये बच्चों क्या है, राजनीतिक दल से अलग होते हैं। ये राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। ये विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे किसान, व्यापारी, मजदूर, डॉक्टर, इन सभी। जैसे किसी एक डॉक्टर को कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है तो सारे डॉक्टर मिलकर हड़ताल करने लगते हैं, तो ये दबाव समूह। ये विशेष हित से रिलेटेड होते हैं, सरकार पे प्रभाव डालते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जनमत निर्माण के जरिए नीतियों को प्रभावित करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आता है बच्चों 21.5 कुछ पाठगत प्रश्न है।
दबाव समूहों को दबाव समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरकार पर डैश डालते हैं, दबाव डालते हैं। दबाव समूह देश से अलग प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ते, राजनीतिक दल से अलग होते हैं। दबाव समूह देश को लामबंद करने में सहायक है, जनमत को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के कार्य करने का तरीका राजनीतिक प्रणाली से अलग होता है बच्चों, ध्यान रखना। राजनीतिक संस्कृति तथा नेताओं व लोगों का व्यवहार दबाव समूह की कार्यपद्धति को प्रभावित करता है या नहीं करता? तो बच्चों डेफिनेटली प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों कि भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण। जैसा कि आप पढ़ चुके बच्चों, संसार के सभी देश में दबाव समूह पाए जाते हैं। भारत इसका अपवाद नहीं, भारत में भी कई प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं जो उद्देश्य और लक्ष्य के आधार पर बच्चों अलग अलग हैं। और भारत में बच्चों 4 वर्गों में विभाजित किया गया है दबाव समूह को। पहला आता है बच्चों व्यावसायिक दबाव समूह, यानी जो बिजनेसमैन होता है। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह। तीसरा आता है बच्चों संस्थागत दबाव समूह। और चौथा आता है बच्चों तदर्थ दबाव समूह। तो ये 4 प्रकार के बच्चों दबाव समूहों के बारे में पढ़ेंगे। दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4। पहला व्यावसायिक दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह और तदर्थ दबाव समूह। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है बच्चों जैसे व्यावसायिक या आर्थिक दबाव समूह भी कहते हैं, है ना। उद्योगपति और व्यापारी का भी संगठन होता है, जैसे फिक्की हो गया, CII हो गया। किसान संगठन होता है बच्चों, जैसे BKO हो गया, भारतीय किसान संगठन हो गया। मजदूर संघ भी होता है, ट्रेड यूनियन होता है, BMS हो गया, भारतीय मजदूर संघ हो गया, ATAC हो गया। तो ये कई सारे बच्चों प्रकार के दबाव समूह होते हैं। आर्थिक दबाव समूह किसे कहते हैं? जो उद्योगपति और जो व्यापारी, जो किसान, ये सब बनाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह उन्हें कहते हैं बच्चों जो महिला संगठन, जाति आधारित होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं। व्यवसाय आधारित संगठन उसे कहते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इन सभी ने बता दिया। कई सारे तो होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूह होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, लेकिन हम उनके बारे में ध्यान नहीं देंगे भी। दबाव समूह की भूमिका क्या है? ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं बच्चों, जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सामाजिक आर्थिक सुधार लाते हैं। तो दबाव समूह और जनमत समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहला व्यावसायिक दबाव समूह की। इस वर्ग में बच्चों उन दबाव समूहों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण किसी निश्चित पैसे या व्यवसाय के कर्मचारियों के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। और ऐसे पता है बड़े व्यवसायिक घराने के लोग आते हैं जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं तथा जिनके पास तकनीकी व प्रबंध के क्षेत्र में कर्मचारियों की उपलब्धता होती है तथा जिनके सरकार के संभ्रांत वर्ग, मीडिया और प्रशासन तक भी अच्छी जान पहचान होती है। और बच्चों उनके नियंत्रण में सबसे संगठित और शक्तिशाली दबाव समूह होता है, ये व्यावसायिक दबाव समूह कहलाते हैं। जैसे अनेक व्यावसायिक घरानों का प्रभाव तो बच्चों संसद और विधानमंडल में भी है। उनके पास ऐसे प्रतिनिधि और जनसंपर्क अधिकारी हैं जो प्रशासन और नौकरशाही से संपर्क बनाकर रखते हैं। जैसे बच्चों एक दबाव समूह, उसका नाम है फिक्की। क्या है? फिक्की है बच्चों। ये निजी पूंजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा तथा प्रभावशाली संगठन है। यहाँ लगभग 40,000 प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करती है बच्चों, ध्यान रखना। इनके साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक कॉर्पोरेट जगत भी है। राजनीतिक दल निधि इत्यादि प्राप्त करने के लिए इस पर बच्चों आश्रित होते हैं, यानी राजनीतिक दल दबाव समूहों से चंदा लेते हैं बच्चों। इसके बदले ये राजनीतिक दल इन्हें कारोबार शुल्क दे देते हैं, पूंजी निवेश कर आदि कर ज़्यादातर चीज़ों में बच्चों छूट दे देते हैं। आज तो भूमंडलीकरण और उदारवाद के दौर में बच्चों फिक्की की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, विशेषकर आर्थिक और वाणिज्यिक नीतियों से संबंधित मुद्दों पर। यह बात ध्यान रखना। इसकी सरकार इनसे क्या करती है? सलाह लेती है। कई सारे अन्य व्यावसायिक समूह हैं बच्चों, जैसे एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ हो गया, टाटा, बिरला, DCM, डोलमिया, हिंदुस्तान लीवर आदि। ये सभी सरकार की औद्योगिक नीति और कानूनों को बच्चों प्रभावित करती हैं। पेशेवर दबाव समूह में बच्चों ट्रेड यूनियन आ गए, किसान संगठन आ गए, अध्यापक और छात्रों का संगठन आ गया, जैसे अखिल भारतीय की चिकित्सा। इनको बच्चों याद नहीं करना, आपको बस एक बार पढ़ लेना है। अगर पढ़ लोगे बच्चों तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, बात ध्यान रखना। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का इतिहास तो हमें स्वतंत्रता के दौर से पहले भी मिलता है। जैसे 1920 में बच्चों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों, ATAC, हिंद मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, C2, कई सारे ट्रेड यूनियन है बच्चों। ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दल भी बच्चों अपने हितों की पूर्ति करने के लिए किसान और काश्तकारों का भी इस्तेमाल करते हैं। और बाद में बच्चों वो लोग क्या करते हैं? पैदावार की उच्च मूल्य के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। उर्वरक, सब्सिडी, ऋण, खाद, इन सभी उपलब्धता करते हैं, बात ध्यान रखना।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों छात्र और अध्यापक, गैर व्यावसायिक कर्मचारी, इन सभी को भी बच्चों क्या होता है, दबाव समूह होता है। दूसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह, जैसे जाति आधारित, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, शैक्षिक और छात्र संगठन, ये सभी आते हैं बच्चों। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह में बच्चों ऐसे बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह हैं बच्चों जो सामुदायिक सेवाओं से सरोकार रखते हैं और संपूर्ण समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के कार्य करते हैं। मतलब कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय दबाव समूह होते हैं जो अपनी भाषा के लिए बच्चों, धर्म के लिए, इन सभी का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे जमात इस्लाम हो गया बच्चों, RSS हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, है ना, शिरोमणिया वो हो गया, प्रबंधन कमेटी, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो गया, ये सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह। अगला आता है बच्चों संस्थागत दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह बच्चों जो सरकारी ढांचे के भीतर रहकर काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे पुलिस वेलफेयर संगठन हो गया, सिविल सर्विस एसोसिएशन हो गया, गेजेटेड ऑफिसर यूनियन हो गया, ये सभी ध्यान रखना, आर्मी ऑफिसर संगठन हो गया, ये सब संस्थागत दबाव समूह है। अगला आता है बच्चों तदर्थ दबाव समूह। कुछ दबाव समूह विशेष मुद्दों से रिलेटेड होते हैं, उन्हें तदर्थ कहते हैं, जो बहुत थोड़े समय के लिए समय समय पर बनते जाते हैं। जैसे उड़ीसा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, भूदान अन्य योजना हो गया, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों कि दबाव समूह की भूमिका क्या है। दबाव समूह की भूमिका बच्चों क्या क्या है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ये सरकार की बच्चों नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, पहली भूमिका है। उसके बाद आता है लोकतंत्र को सशक्त बना देते हैं, जनमत निर्माण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं बच्चों। ये सामाजिक और आर्थिक सुधार लाते हैं और प्रशासन को क्या है, जवाबदेह बनाए रखते हैं बच्चों। इसलिए जो दबाव समूह है ना, इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। और ये समूह क्या की गतिविधियों को लॉबी के नाम से प्रचलित किया जाता है। यानी दबाव समूह की जो गतिविधियां होती है ना, उसमें लॉबी के नाम से प्रचलित करते हैं। लॉबी बच्चों एक अमेरिकी शब्द है, लेकिन आज इसका प्रयोग न केवल यूरोप के लोकतंत्र में किया जाता है बल्कि जापान सहित विश्व के कई सारे देशों में किया जाता है। लॉबी का मतलब होता है ये सदन के भीतर लॉबी की ओर इंगित करता है, जहाँ संसद सदस्य और विधायक सदन से संबंधित कार्रवाई पर चर्चा करते हैं। भारत की राजनीति में तो बच्चों दबाव समूह क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये राजनीतिक दल और जनता के बीच में बच्चों एक कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक दलों को आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और लोगों को शिक्षित करने का भी काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ क्या होते हैं दबाव समूह, इनका प्रभाव मैंने बता दिया, तो आपको ये याद करना है, दबाव समूह की भूमिका में ये याद करना है बच्चों। उसके बाद आता है कुछ प्रश्न आते हैं कि दबाव समूह जनता को बहुत से देश मुद्दों पर संवेदनशील बनाते हैं, यानी सार्वजनिक मुद्दों पर संवेदनशील बनाते हैं। दबाव समूह देश और देश के बीच में योजक का काम करते हैं, सरकार और नागरिक के बीच में। किसी भी देश के देश दबाव समूहों के कार्य और उनके उद्देश्य को सुनिश्चित करती है, यानी राजनीतिक संस्थाएं, वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं। दबाव समूह की कार्य पद्धति कैसे काम करते हैं, तो दबाव समूह की कार्य पद्धति में सबसे पहले आता है बच्चों आपका कि लॉबिंग करना। इसका मतलब होता है सबसे प्रभावी तरीका है बच्चों, दबाव समूह ज़्यादातर लॉबिंग करते हैं, जैसे मंत्री विधायक हो गए, है ना, कॉर्पोरेट समूह और व्यापारिक संगठन इस तकनीक का वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है बच्चों हड़ताल और प्रदर्शन करना। मजदूर संघ, किसान संगठन, दबाव समूह हड़ताल करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं बच्चों, जगह जगह जाते हैं, समाचार पत्र, टेलीविज़न में विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और समर्थन प्राप्त करते हैं। याचिका और ज्ञापन के द्वारा सरकार या प्रशासन को अपनी मांग में समर्थन ज्ञापन करना, याचिका दायर करना, है ना, न्यायिक मार्ग अपनाना, ठीक है, जैसे PIL जारी कर देना, मीडिया का उपयोग करना, राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगना, सामाजिक और राजनीतिक जन आंदोलन करना। तो ये दबाव समूह की कुछ क्या हैं बच्चों, कार्य पद्धतियाँ हैं कि वो काम इस प्रकार से करना चाहते हैं। अब उसके बाद में आता है बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रश्न आते हैं बच्चों, पाठगत प्रश्न। जनमत किसे कहते हैं, आएगा, करा दिया मैंने। भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनमत की भूमिका क्या है बच्चों। जनमत निर्माण की एजेंसियां बच्चों, जो 8 एजेंसियां बताई थी। एक स्वस्थ जनमत निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, किस आधार पर हम भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण करते हैं, दबाव समूह की भूमिका बच्चों, और भारत में दबाव समूह द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धतियाँ। तो ये क्वेश्चंस आंसर नहीं है बच्चों, ये समझो आपके जो बुक में जो टॉपिक है ना उनके बारे में आपसे पूछा है, तो इसको आपको लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है बच्चों तो आपको छोड़ना नहीं है, बना कर लिख देना, उससे रिलेटेड जो भी आता है वही लिख देना है बच्चों।
कुल मिलाकर बच्चों एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर आना है। अगर आप लिखोगे नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप लिख कर आओगे बच्चों तो चांस है कि आपको नंबर मिल सकता है। तो ये आपका 21 चैप्टर था बच्चों। मिलेंगे जल्दी रिवीजन के सीरीज़ के साथ, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और वीडियो समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। कुछ भी कमियां हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।